चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे शो में। हमारे साथ मानस जी और राजेश जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित जी और सोमिल जी भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल से, और टेक्निकल्स पर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़ेंगे। वेनेजुएला संकट का एनर्जी शेयरों पर क्या इम्पैक्ट होगा ये जानेंगे आशीष से। लेकिन पहले एक नज़र मार्केट पर, और निफ्टी कोशिश कर रहा है वापस ग्रीन में आने की, हालांकि अभी भी 10 पॉइंट नीचे ही है। बैंक निफ्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासा 150 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में है। मिड कैप में लेकिन आज थोड़ा सा प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 115 पॉइंट नीचे। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, हल्की सी डिक्लाइन के फेवर में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स हैं। प्रीमियर एनर्जीज अभी भी 8% नीचे, बारी एनर्जीज अभी भी करीब करीब 5% नीचे। ये दो आज के एक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें HCL टेक, इन्फोसिस, RBL बैंक, विप्रो, परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ भारी गिरावट है। ONGC भी, अब देखिए ONGC में शुरुआत अच्छी हुई थी क्योंकि वो वन टाइम पॉजिटिव था, लेकिन अगर क्रूड के दाम यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने वाले हैं तो वो बड़ा नेगेटिव हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी कहीं ना कहीं आज एक ये एल्गो ट्रेड प्ले हो रही है कि जिस तरीके से अगर आप देखें ONGC, ऑयल इंडिया ये गिर रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप देखें प्रीमियर एनर्जीज, बारी एनर्जीज गिर रहे हैं, और जिस तरीके से IT गिर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक एल्गो ट्रेड है। मार्केट को लग रहा है कि अब यहाँ से क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत नीचे आ सकते हैं और शायद 50 से 55 के करीब भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एक रीज़न है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि इस तरीके से, वरना और कोई रीज़न नहीं है जो इस तरीके के प्राइस एक्शन आपको रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में, क्रूड प्रोड्यूसर्स में और IT में दिखाई देंगे। ये प्योरली एक एल्गो ट्रेड है। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच। जी, क्रूड ये नई कहानी, उभरती हुई कहानी और क्रूड की कमज़ोरी। बाकी डेरिवेटिव्स के न्यू एंट्रेंट्स आपके स्क्रीन पे। क्रूड एट 60.6 एज ऑफ नाउ। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपने समरी बाजार की छोटी सी समझ ही ली, ट्रेड से फोकस करते हैं। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में मानस, राजेश सतपति जी आए हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमित सेठ जी और सोमिल मेहता जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सोमिल, आपके दो ट्रेड इस वक्त के। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डिफेंस शेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो आई हैव टू स्टॉक्स फ्रॉम देम। BDL अच्छा लग रहा है। BDL ने 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज ओपनिंग दी है और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। गुड मोमेंटम, मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन सकता है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ टूटी है, सो द स्टॉप लॉस वुड बी 1494 और ऊपर में टारगेट होगा 1620 पर। दूसरा स्टॉक होगा फाइनेंशियल्स में MFSL, मैक्स फाइनेंशियल्स में। मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन जो कुछ समय से चल रहा था, अब ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। ऑलरेडी ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप। यहाँ से स्टॉप लॉस रखेंगे 1670 और टारगेट होगा 1800 रुपए का। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा आइशर मोटर्स। आइशर मोटर का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे एक 52 वीक हाई रजिस्टर हो रहा है। स्टॉक में एक स्विंग ब्रेकआउट भी है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 7350 का, 7350 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 7600 के। दूसरा स्टॉक इज अल्ट्राटेक सीमेंट। ये लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने वीकली रेजिस्टेंस रिगेन किया है, 200 डेमा भी और सारे मूविंग एवरेजेस रिगेन किए एक बेस बनाने के बाद। तो इसे बाय करें। 11,950 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 12,400। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी बाय कॉल 12075 पे, चलिए डे हाई 1.5% ऊपर। और चलते हैं अब मानस जी के पास। मानस जी, आपके दो ट्रेड्स। देखिए वीरेंद्र जी, पहला रिकमेंडेशन साइंट पे रहेगा। साइंट में खरीदारी करने की रह कि अब FNO में नहीं है, लेकिन जिस तरह का रिवर्सल देखने को मिला है, स्टॉक ने इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, डेली चार्ट पे 10 and 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। तो साइंट में 1114 के स्टॉप लॉस से 1175 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। साइंट में खरीदारी कर सकते हैं। तो दूसरे स्टॉक है वो ICICI बैंक का है। देखिए काफी समय के बाद ICICI बैंक में स्ट्रेंथ दिख रही है। ICICI बैंक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ से एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे ICICI बैंक में 1354, 1354 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1400, 1400 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी बताइए आपकी दो ट्रेड्स। मुझे देखिए, पहला ट्रेड होगा सिंजीन पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक डिफेंस प्ले हाथ में रखेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 658 का
और इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा वो रहेगा 675 का। तो उसके बाद जो डिफेंस, मुझे लगता है डिफेंस की थीम अच्छी काम कर रही है, हर डिप पे यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है, तो माझगांव डॉक का यहाँ पे चार्ट देखिए, एक अच्छा डिफेंस स्टॉक होगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम होगा, 2510 का स्टॉप लॉस होगा, 2600 2620 का स्विंग का टारगेट होगा माझगांव डॉक। मासगांव डॉग का। मीनवाइल निफ्टी की वो रिकवरी जो है वो वापस उस पर एक डेंट पड़ रहा है अब इस समय। अब हम फिर से एक बार 26,300 के नीचे आए और काफ़ी समय थोड़ा सा जो प्रेशर है वो अगर आप देखें तो इन्फोसिस की वजह से है। इनफैक्ट एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रिविजिट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि पहले सिर्फ एक HDFC बैंक था जो प्रेशर डाल रहा था मार्केट के ऊपर, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस नंबर 1 पर आ गया। 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस की वजह से। HDFC बैंक 36 पॉइंट है, लेकिन इन्फोसिस, TCS और HCL टेक का, इन तीन को मिला दें तो काफ़ी सेलिंग प्रेशर। एक बार इन्फोसिस पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगा मैं। मानस जी, इन्फोसिस देखिए 1537 का 200 डे मूविंग एवरेज है, इस समय 1583 पर। क्या व्यू रहेगा? देखिए, डिसअपॉइंट तो किया है स्टॉक ने, और जिस तरह का आईटी इंडेक्स का व्यू है उसको देख के इनकी पे भी अप्रोच कॉशियस रहेगी। यहाँ पर काफी सारा सपोर्ट है, अगर आप देखें तो 1580 से लेकर 1560 इस रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं। तो आपके पास जो पोजीशन है वहां पर 1560 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस गिरावट खरीदारी ना करें, क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स चार्ट पे दिखने लगे हैं। ओके, इन्फोसिस आपके स्क्रीन पे, यस। आईटी थोड़ा सा कोलैप्स करता हुआ, और आईटी इंडेक्स ये प्राइस जो है जस्ट 37,440 इसका 50 डे में है। और कौन कौन सी पॉकेट्स जो हैं वो आज थोड़ा सा वीकनेस दिखा रही है। अच्छा, मैं वीकनेस को छोड़ता हूँ, लेट्स ब्रिंग एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अब क्या कर रहा है, ये मल्टी मंथ हाई चैनल का जो है ना उसको टच करता हुआ, और एक क्लासिकल केस ऑफ बुलिश फ्लैग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ठीक है, आज टर्बुलेंस है मार्केट पे 100 में, लेकिन निफ्टी बैंक और उसमें भी एक्सिस बैंक ये 1290-95 की ट्रैजेक्टरी पार हुई, तो क्या प्रोजेक्शन है आपका हायर लेवल्स पे? गुड मॉर्निंग वीरू। डेफिनेटली पॉजिटिव। लास्ट वीक हमने कॉल भी सजेस्ट किया था ऑन एक्सिस बैंक। बहुत ही अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस मिला है फ्रॉम एक्सिस बैंक। इनफैक्ट इवन कोटक बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वेरी स्पेसिफिकली टू एक्सिस बैंक मुझे लगता है कि यहाँ से 1350 1370 तक जा सकता है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। ऑफ कोर्स इज अ स्लो मूवर, तो मीडियम टर्म में ट्रेड करे, शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना करे। नीचे में जो सपोर्ट है अब 2040 डेली मूविंग एवरेज जो अराउंड 1245 1250 के आसपास है, वो एकदम क्रूशियल रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये नीचे में टूटेगा। सो बुलिश इन द शॉर्ट टर्म, बुलिश इन द मीडियम टर्म एज वेल। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। ऊपर में 1370 1380 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नए ऑल टाइम हाई के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से हल्की नरमी है। इस बाजार में निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल AMC के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल से। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। पहली कॉन्वर्सेशन है हमारी इस साल की आपके साथ। मेरा पहला सवाल आपसे, हालांकि ये सवाल पहला सवाल नहीं होता, लेकिन प्राइस एक्शन के बाद IT स्टॉक्स पर आपका अब व्यू क्या है, और आज जिस तरीके से इतनी गिरावट आई है इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या? और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से IT स्टॉक्स में इस समय क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, अभी इसका रिजल्ट सीजन में सबसे पहले आईटी सर्विसेज कंपनियां रिजल्ट देती हैं, तो जो जो सेल साइड है, एनालिस्ट हैं, वो अपने अपने एक्सपेक्टेशंस शेयर करते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस आई हैं, और मिक्स्ड टाइप की आउटलुक रहेगी। इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस आई हैं, तो कुछ हद तक मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। दूसरा, अगर हम आईटी सर्विसेज का मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, तो एक ट्रेंड 2010 से 2019 तक का था, जब रेवेन्यूज में सब 10% की ग्रोथ आती थी, और प्रॉफिट्स में डिपेंडिंग ऑन रुपी डिप्रिसिएशन उसके प्लस माइनस चलता था। तो जो कोविड का पीरियड था 2 साल 20-21, उस समय ग्रोथ काफी बढ़ गई थी, और एक वैल्यूएशन में भी छाल आया था। अब अगर हम देखें तो जो स्पेशली बड़ी आईटी कंपनियां हैं, उनमें वापस से जो 2020 से पहले के ट्रेंड थे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ,
वो वापस आ रहे हैं, मतलब सब 10% सेल्स ग्रोथ एंड रुपी डिप्रिसिएशन को मद्दे रखते हुए प्रॉफिट प्लस माइनस रहेगा। तो जो डिस्काउंट रेट आपने वहां पे उस पीरियड में देखा 2010 से 2020 के बीच में, धीरे धीरे आप देखोगे कि आईटी सर्विसेज वहीं पहुंचेंगी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म यहाँ पे एटलीस्ट हमें लगता है कि जो नंबर्स जो जो रिटर्न्स होंगी वो बेस्ट केस में अर्निंग ग्रोथ जितनी रहेंगी शायद उससे कम रहेंगी। ओके, चलिए, तो आईटी में थोड़ा सा दिक्कत है इस समय। मार्केट की लीडरशिप पूरी तरीके से बैंकों के पास रही इस साल, पिछले साल, खासतौर से पीएसयू बैंक्स और सेकेंड टियर प्राइवेट बैंक्स। 2026 में क्या ये रिपीट होगा आपके हिसाब से? क्या यहाँ अभी भी पॉजिटिव रहे? Lenders have valuation tailwinds। अगर आप देखो तो जो बड़े बैंक हैं हमारे यहाँ, लोग बहुत ज्यादा फोकस आरओए आरओई जैसे पैरामीटर पे करते हैं, वो जहां है वहां रहेंगे। पॉइंट इज कि अब जो ग्रोथ है 12 से 15% के बीच की, प्राय हर बड़े बैंक की आरओई इसके करीब या इससे ज्यादा है। तो पास्ट में आप ज्यादा ग्रो कर रहे थे, आप हर पीरियड में आके पैसे उठाते थे और ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए, अब वो नहीं है। तो वर्सेस इन दी पास्ट जो बड़े बैंक हैं उनमें नॉन डाइल्यूटिव ईपीएस ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर हम 15% के आसपास की लॉन्ग पीरियड का अगर ग्रोथ इन अर्निंग्स के स्टॉक्स देखें तो इनकी वैल्यूएशन कम दिखती है। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगी ऐसा लगता है। इमीडिएट टर्म में बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हेडविंड रहेगा ऐसा मान के चलना चाहिए। इसी उसमें बाय एक्सटेंशन अगर हम कुछ एनबीएफसीज को देखें तो वहां पे ग्रोथ कैन बी हायर क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट्स वुड बी टेलविंड फॉर देम एक्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस फोकस्ड एनबीएफसीज। अच्छा प्रतीक जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये इस बार के सेल्स फिगर आपने देखे, आई मीन अगस्त के उस जीएसटी कट के बाद से, मतलब सितंबर के उस जीएसटी कट के बाद से ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ रहा दिसंबर। और आप स्टॉक्स में प्राइस स्ट्रेच देखिए, मारुति एट ऑल टाइम हाई, आयशर ऑल टाइम हाई, लुक एट अशोक लेलैंड सर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। अभी फ्रेश बैंक की गुंजाइश किसी ऑटो स्टॉक में है क्या? आई मीन कंफर्टेबल कहाँ पर हैं? और अभी ऑटो यहाँ से लीड करेगा आपको लगता है अलॉन्ग विद बैंक्स? अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखोगे शॉर्ट पीरियड की तो आपको ऑटोज में मायूसी नहीं मिलेगी। शॉर्ट पीरियड अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ओके, पर जब हम इंडियन ऑटो कंपनीज को खरीदते हैं तो हमको थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू भी रखना चाहिए। और वहां पे मेरे को एक डायकोटोमी दिखती है, वो ये कि एक अलग तरीके से बताता हूँ, दुनिया में हर जगह आपको ईवीज की तरफ मार्केट शेयर मूव होते हुए दिख रहे हैं और ईवीज के कंपनियों के भाव में स्ट्रेंथ है। टू मेक अ केस कि इंडिया में ऐसा नहीं होगा और आइस कंपनीज ही चलती रहेंगी और न्यू हाइज बनाती रहेंगी, जरा मुश्किल पड़ता है। तो अनलेस आप ये देखो कि एक आइस कंपनी हो सकती है, स्टार्टिंग में कोई कुछ भी हो सकता है, पर अगर उसकी ईवी स्ट्रैटेजी है और ईवीज में दे आर गेनिंग मार्केट शेयर, तब मेरे दिमाग में कोई केस बनता है। अदरवाइज केस कैसे बनेगा कि ये जो स्ट्रेंथ है वो लंबे समय तक शायद कायम नहीं रहेगी। पर हाँ, अगर आप एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 साल शॉर्ट पीरियड के लिए आप देखते हो तो आपको नंबर्स में मायूसी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। पर लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टर के लिए धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेंड्स को भी मद्देनजर रखते हुए वन शुड लुक फॉर पीपल हु, फॉर कंपनीज जहां पे आप या तो हाइब्रिड की तरफ जा रहे हो, हाइब्रिड का मार्केट शेयर बढ़ रहा है,
वो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है हमारे हिसाब से। अंत में आप ईवी पहुंचोगे तो वो देखना है। जो सीवीज हैं वो वहां पे इसका डर नहीं है, तो वो लंबे समय तक जैसे हैं वैसे रहेंगे। वहां पे साइक्लिकल ट्रेंड्स फेवरेबल होने की उम्मीद है, तो वहां पे पॉजिटिविटी है। ओके, अच्छा एक और चीज़ सर, 2025 जो चला गया वो कमोडिटीज के लिए सबसे, अगर आप देखें, बेहतरीन साल रहा, वेदर इट्स प्रीशियस मेटल्स या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स। अभी भी 2026 में जिस प्रकार की डायनामिक्स हैं इस वक्त, डिमांड सप्लाई, अभी आप क्या कहते हैं, आई मीन इंडस्ट्रियल मेटल्स को अपने पोर्टफोलियो में कितना अंश अभी भी देना चाहिए? नहीं, इसमें देखिए, मेटल्स में, माइनिंग में भगवान ने सबको बहुत दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि धरती पे नहीं मिलता और आपको उससे ज्यादा चाहिए। हाँ, जियो पॉलिटिक्स कभी कभी कुछ चीजों में दिक्कतें पैदा कर देती है। ओके, और दूसरी चीज जो होती है वो ये कि जब मेटल के भाव बढ़ते हैं और लगता है कि वो बढ़े रहेंगे, तो सप्लाई आ जाती है। एक परसेंटेज वाले और जो कि पहले शायद प्रॉफिटेबल ना होते हों, वो एक अलग भाव पे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो मेटल माइनिंग में हमेशा ये दुविधा रहती है। सो हमारे हिसाब से ये एक शॉर्ट पीरियड मोमेंटम ट्रेड बन सकता है, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसमें बने रहना बहुत चैलेंजिंग होता है, अनलेस कि कोई कंपनी बहुत तेजी से एक्सपेंशन भी कर रही हो। तो हमारे हाउस में अगर आप देखोगे तो प्राय ये स्पेस नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल फिर, 2026 में आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थीम क्या होगी? देखिए, थोड़ा सा हम पीछे से पास में आते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट आएगा। 2024 में हमारे मार्केट में वो चला जो बाहर भी चल रहा था, जो ग्लोबल थीम्स है। ओके, इट कुड हैव बीन रिन्यूएबल्स, डिफेंस, ईवी उस समय था ही नहीं, न्यू टेक वगैरह चीजें। 2025 में बाहर ये सारी चीजें चलती रहीं, बट हमारे यहाँ कंप्लीटली डिफरेंट चीजें चली। जैसे कि शायद बैंक्स, जैसे कि शायद आईटी भी थोड़ा ठीक ठाक थी, और बाकी ओल्डर इकोनॉमी स्पेसेस क्लोज टू इंडेक्स स्पेसेस। इसका शायद एक बड़ा रीजन एफपीआई की कॉन्टिन्यूस सेलिंग था। तो अब अगर हम 26 की अटकलें लगाएं कि क्या हो सकता है, तो इसमें पहला तो यही देखना है कि बाहर वाले will they continue to sell, or there will at least be a pause in selling. Buying का केस नहीं बनाते, at least a pause in selling. अगर सेलिंग इंटेंसिटी कम होती है तो वापस से हमको लगता है कि जो ग्लोबल थीम्स जैसे कि 24 में चली थी, उनका टाइम वापस आ जाएगा। पर अगर ये सेलिंग इंटेंसिटी चलती रही तो जैसा 25 में हुआ था, something similar one should expect in 26. मेरी उम्मीद ये है कि चांसेस ऑफ सेलिंग रिड्यूसिंग इज हाई, क्योंकि हमारी रिलेटिव वैल्यूएशंस काफी चेंज हो गई हैं। काफी बैड न्यूज प्राइस में है। जो ग्रोथ स्पेसेस हैं वहां पे भाव गिरे हैं और अर्निंग्स बढ़ी हैं, तो वैल्यूएशन करेक्शन भी काफी हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो चांसेस ऑफ what worked, let's say in 24 and the newer spaces more keep getting added, उनका चांस 26 में बेहतर होता है। पर अगर आप एफपीआई की सेलिंग का जो कंटिन्यूड देखोगे तो 25 वाला ही समीकरण वापस बनेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब वेनेजुएला संकट तो नहीं कहेंगे, इसे एक्शन मान लें। तेल का खेल पूरी तरीके से बदल सकता है और शायद यही कुछ मार्केट में आज दिख भी रहा है। आशीष के पास चलते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। और वेनेजुएला में अब देखें तो दुनिया भर के 18% तेल की रिजर्व है, लेकिन अब तक अगर आप आउटपुट में योगदान देखें तो 1% से कम देखने को मिला है। अभी यूएस के प्री सेशन में देखें तो सभी एनर्जी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है और शुरुआत में देखें तो भारतीय मार्केट्स, हमारे मार्केट्स में भी
तेज़ी नज़र आई थी। अब इसके पीछे कारण ये कि काफ़ी समय से, जैसे कि मैं बता रहा था, कि आउटपुट बिल्कुल आ ही नहीं रहा। अब यूएस के कंट्रोल के बाद माना जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, अब यहाँ पर कामकाज जो है तेज़ी से देखने को मिलेगा। तो कुछ स्टॉक्स हैं और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसमें आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अनडिस्प्यूटेड, क्योंकि वेनेजुएला से करीब 2 मिलियन बैरल प्रति महीना जो है ये इंपोर्ट करते हैं। और क्योंकि अगर ये सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनके मार्जिन्स में बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। इनके जो जामनगर रिफाइनरी की मार्जिन्स है, इसमें बड़े सुधार का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए तो ओएनजीसी, क्योंकि ओएनजीसी विदेश काफ़ी वेनेजुएला के जो तेल के प्रोजेक्ट्स हैं इनमें स्टेक्स होल्ड करके रखते हैं और अब तक वहाँ पर पैसा अटका हुआ है। तो बताया जा रहा है कि करीब करीब $50 करोड़ के आसपास जो डिविडेंड अटके पड़े हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर वहाँ पर कामकाज पूरी तरीके से रिवाइव हो पाता है। सिमिलरली ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यहाँ पर भी देखें तो जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें तकरीबन 3.5% के आसपास के स्टेक होल्ड करके रखते हैं। कैश फ्लोज अभी तक अटके हुए हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स रिवाइव होते हैं तो इन कंपनीज को भी फायदा देखने को मिलेगा। और साथ में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है HPCL और BPCL, यहाँ पर भी फोकस रख के चल सकते हैं क्योंकि वेनेजुएला से तकरीबन 60,000 से लेके 1 लाख बैरल प्रति दिन के आसपास का जो ये इंपोर्ट करते हैं। सस्ता मिलेगा तो मार्जिन्स बेहतर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसी के साथ एक और चिंता है जो ग्लोबली क्रूड को बढ़ने नहीं दे रही है कि इतनी बड़ी सप्लाई अगर आ जाती है तो इसके चलते हो सकता है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में मीडियम टर्म में नरमी आपको देखने को मिले। इसी के चलते आप देखें तो ये सभी स्टॉक जो है ज़्यादातर ऑफ हाइज हो गए हैं। ओके, शुक्रिया आप आशीष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक इस साल की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है। बताइए 2026 क्या शानदार साल रहेगा मार्केट के लिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा? जी अनुज जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी ये नए साल की शुभकामनाएं। और जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से ये साल एक बहुत ही पॉजिटिव ईयर होना चाहिए। तकरीबन 18 महीने का अंडर परफॉर्मेंस रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट्स का, ये कैचअप करेगा कहीं ना कहीं। 2 बड़े ट्रिगर्स है जनवरी में। सबसे पहला तो अर्निंग्स जो स्टार्ट होगी 10 जनवरी के आसपास, वो मार्केट को कहीं ना कहीं डायरेक्शन देगी। और दूसरा जो बजट आ रहा है उसमें मार्केट कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहा है कि इंफ्रा, केपेक्स, रेलवेज में कुछ ना कुछ मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव लेके चल सकता है। तो ओवरऑल इन सबको मद्देनजर रखते हुए और खास करके जो बड़े मैक्रो चेंजेस लास्ट ईयर में हुए थे, जैसे रेट कट्स या जीएसटी रीजिग या ओवरऑल जो लिक्विडिटी इकोनॉमी में इन्फ्यूज की गई है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें Q3 नंबर्स पर देखने को मिलेगा। अब टेक्निकल रूप से अगर हम देखें तो क्लियरली निफ्टी जो है वापस बुल ग्रिप में आ चुका है। पिछले वीक का डेटा काफी पॉजिटिव था। ओवरऑल निफ्टी में 26,500 तक की ट्रेजेक्ट्री है। बाय ऑन डिप का व्यू रखिए, मेरे हिसाब से 26,200, 26,000 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। अगर इन पर 26,200 के आसपास आता है तो वहां पर खरीदारी कीजिए। 26,500 का पहला टारगेट रहेगा, लेकिन 26,500 अगर निफ्टी निकल जाता है तो मुझे लगता है कि जनवरी सीरीज में ही निफ्टी ब्लू स्काई टेरिटरी में जाता हुआ दिखेगा, यानी कि 26,800, इनफैक्ट 27,000 भी निफ्टी में पॉसिबल है। तो काफी एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बहुत जल्द बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट लीड कर रहा है मार्केट को। 60,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने निकाल दिया है और बैंक निफ्टी में भी सेटअप जो है अभी भी कोई भी तरीके से कमजोर नहीं हुआ है। इनफैक्ट बाइंग यहाँ पर बनी हुई है, स्ट्रेंथ यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर भी बाय ऑन डिप की रणनीति रखे। क्रूशियल सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के जो है तकरीबन 59,800 और 59,500 के आसपास है। तो अगर डिप मिलता है तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की जा सकती है। आई थिंक एक सेक्टर जो आज के सेशन में रिवर्स होता हुआ दिख रहा है वो है रियल एस्टेट स्पेस। निफ्टी रियलिटी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद रियलिटी यहाँ पर रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। अच्छा ट्रैक्शन, बाइंग वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला फ्राइडे को और आज के सेशन में भी फॉलो अप बाइंग है। इसका जो सेक्टर लीडर है DLF, ये हमारा रिकमेंडेशन रहेगा। एज अ डिस्क्लेमर, हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है DLF में सेटअप जो है काफी बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 680 से स्टॉप लॉस लगाकर बाय करने की राय रहेगी और हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आपको 750 तक के टारगेट DLF में देखने को मिल सकते हैं। और अगर महीने भर का व्यू ले तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि 800 का भी लेवल DLF में देखने को मिले। तो रियल एस्टेट स्पेस हमारी पिक रहेगी आज के सेशन में। DLF हमारा टॉप पिक रहेगा पोजिशनल ट्रेड के लॉन्ग साइड में। ओके, राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। ये ITC जब क्रैक हुआ, उसके पैरेलली अगर आप देखें डाबर ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दिया, मैरिको ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। आपको पोजिशनल ट्रेड की स्कोप का एक पॉसिबिलिटी कहाँ लग रही है FMCG में?
जी देखिए, एफएमसीजी सेक्टर अगर एनालाइज करें तो सिवाय आईटीसी के कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो वीक हुआ पिछले वीक में। इनफैक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, डाबर की बात करें, ओवरऑल मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एफएमसीजी स्पेस में बुलिश है। इनफैक्ट बेरिश नहीं है, रादर दैट इज अ बेटर वे टू से इट। और आईटीसी की अगर मैं बात करूं तो खास करके जो बड़ी हैमरिंग देखने को मिली है, आई थिंक निवेशकों के लिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ट्रेडर्स के लिए शायद थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं इजी ट्रेड की बात करूं तो डाबर में ध्यान दिया जा सकता है। डाबर में एक इनफैक्ट पिछले 2-3 सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। एक ब्रेकआउट भी स्टॉक के अंदर हुआ है 525 के ऊपर आज के सेशन में देखने को मिला है, और अगला पड़ाव आई थिंक 550 तक आता है। तो आई थिंक एफएमसीजी में अगर ट्रेड करना है तो डाबर प्रेफर्ड पिक रहेगा। इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर का सेटअप भी काफी बढ़िया है और स्टॉक अपने 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगता है कि 2500 तक के टारगेट पोजीशन बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आईटीसी के अलावा एफएमसीजी में मुझे दिक्कत बाकी स्टॉक्स में दिखाई नहीं देती है, और जैसे आईटीसी संभलेगा आई थिंक ओवरऑल सेक्टर भी यहाँ पर अपने संभलता हुआ दिखेगा, खास करके इंडेक्स लेवल पे जो निफ्टी एफएमसीजी हम ट्रैक करते हैं। 2-3 स्टॉक्स जो आपके टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे 2026 का, अगर किसी का पूरा व्यू है तो कौन से स्टॉक्स पर अगर आप एक स्टॉप लॉस और टारगेट्स दे सकें तो? या देखिए, अगर ओवरऑल बड़ा व्यू के साथ अगर हम काम करें तो मेरा ये मानना है कि मेटल्स में अभी भी काफी मोमेंटम बाकी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर अभी भी काफी मजबूत है, और साथ में जो हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है सबसे बेहतरीन स्मॉल कैप स्पेस में है। देखिए, लार्ज कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप कहीं ना कहीं मिरर करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स अभी तक चलना शुरू नहीं हुए। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप ये दो सेक्टर्स यानी कि ऑटो और मेटल्स, इनमें अगर स्मॉल कैप पिक्स में अगर हम ध्यान देकर चल सकते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही बेहतरीन अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर मैं टू व्हीलर ऑटो में देखूं तो हमें बजाज ऑटो का सेटअप यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। अगर आपका साल भर का व्यू हो तो मुझे लगता है कि एक बड़ा रिवर्सल बजाज ऑटो में देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं 12,000 जो ये एक टाइम में 12,000 12,500 के आसपास ट्रेड किया करता था, ये लेवल्स मुझे लगता है कि ये साल में देखने को मिल सकते हैं। तो टू व्हीलर ऑटो में हमारा ध्यान काफी पॉजिटिव है। और जहां तक आई थिंक मेटल्स की बात है, हिंदुस्तान कॉपर हमारा टॉपिक रहेगा। हमने दिवाली पिक में भी इसे रेकमेंड किया है। इनफैक्ट दिवाली पिक में रेकमेंड करने के बाद स्टॉक 50% चल चुका है। तो अगर हिंदुस्तान कॉपर में शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शन देखने को मिले, अगर 5-6% का करेक्शन आता है तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखें। मुझे लगता है कि लंबे लेग से हिंदुस्तान कॉपर में आपको तकरीबन 700 से 800 रुपए तक के टारगेट्स ईयर एंड में यानी कि ये साल के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है दिवाली तक भी लेवल देखने को मिले। इसका रीजन सिंपल है, कॉपर के जो चार्ट्स है वो काफी बुलिश है। कॉपर के स्पॉट प्राइसेस इंडिकेट कर रहे हैं कि और अपसाइड आती हुई दिख सकती है। तो हिंदुस्तान कॉपर मेटल्स में और खास करके जो स्मॉल कैप स्पेस और मिड कैप स्पेस है उसमें मुझे लगता है कि हाई बीटा प्ले की तरह आता हुआ दिख सकता है। तो ये दो स्टॉक्स है हमारे, बजाज ऑटो और हिंदुस्तान कॉपर, जिनको साल भर के व्यू से यानी 2026 के व्यू से लिया जा सकता है, और हमें लगता है कि इनमें बड़ी अपसाइड आपको आते हुए दिख सकती है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। ऑल द बेस्ट आपको 2026 के लिए। मीनवाइल निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा। और हम बात कर रहे थे वीरू करीब 950-55 पर कि अगर बाउंस बैक आना है तो यहीं से आना चाहिए। और देखिए अब करीब 26,372 पर हम और इंटरडे हाई क्रॉस कर रहे हैं। ये एक तरीके से आपको रीअफर्म कर रहा है कि इस मार्केट का टेक्सचर क्या है। 26,263 तक गए हम, लेकिन 26,371 पर, और टेक्निकली आपने एक और हाई और हायर लो बना दिया है। अब बैंक निफ्टी फिर 200 पॉइंट ऊपर है। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस देखते हैं ये स्ट्रेंथ आई कहाँ से। पिछले कुछ मिनटों में जो मूव आए थे उसमें दो चीज़ें हुई। एक तो जो HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन था और इवन इन्फोसिस का कंट्रीब्यूशन था डाउन साइड पर, वो काफ़ी कम हुआ। और दूसरा ICICI बैंक ने लीड ली। एक बार जरा आप ICICI बैंक का इंट्रोडे रखिएगा। ICICI बैंक डे हाई पर आया और उसने थोड़ी सी मार्केट की हेल्प की। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखें अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन ऑलमोस्ट 1:1 है और मिड कैप भी ग्रीन में आया। खैर लेट्स वेट एंड वॉच। अभी खैर दिन पूरा पड़ा है, लेकिन एटलीस्ट पहला घंटा ठीक ठाक है मार्केट के लिए। इस शो को समेटेंगे, इसके बाद शेयर और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।